चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन एक इक्वेशन का सेट है जिस इक्वेशन की हेल्प से हम एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में किसी पार्टिकल के पोजीशन और टाइम को आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब एक पार्टिकल का जो पोजीशन और टाइम कोऑर्डिनेट है उसको किसी दूसरे फ्रेम इनर्शियल फ्रेम के माध्यम से उस पार्टिकल के दूसरे फ्रेम में जो पोजीशन और टाइम कोऑर्डिनेट होगा उन दोनों के बीच में हम रिलेशन बताते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो लाइट की वेलोसिटी है उसको कांस्टेंट मान के लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का जो इक्वेशन का सेट है उसको डिराइव किया गया है। इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट होता है उसके बेस पे इसको डिराइव करते हैं। अब डायग्राम में देख सकते हैं इसमें दो इनर्शियल रेफरेंस है। एक है फ्रेम है S1 और दूसरा फ्रेम है आपका S2। दो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस S2 है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस S1 के रिस्पेक्ट में वेक्टर v से मूव कर रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है। हम मान लेते हैं पॉइंट P पर, ये पॉइंट P है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है। अब इस पॉइंट P में जो पार्टिकल है उसका एक जगह से हम पोजीशन और कोऑर्डिनेट देखेंगे और दूसरी जगह से भी उसका पोजीशन और कोऑर्डिनेट देखेंगे। जैसे एक आदमी जमीन में खड़ा है तो ट्रेन में चढ़े हुए व्यक्ति को वो जमीन में खड़े हुए आदमी एक अलग टाइप से दिखेगा और कार में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको जमीन में खड़ा हुआ व्यक्ति अलग टाइप से समझ में आएगा और जो जमीन में एक दूसरा व्यक्ति खड़ा है उसको वो खड़ा हुआ आदमी अलग टाइप से दिखेगा। तो हम ये देखेंगे कि पॉइंट P एक जगह जिसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस S1 बोलते हैं वहां से उसकी क्या पोजीशन होगी और एक दूसरा फ्रेम S2 है वहां से उसकी पोजीशन क्या होगी, जबकि S2 जो है S1 के रिस्पेक्ट में वेक्टर v से मूव कर रहा है। यहां पर जो है हम ये मान के चलते हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस S2 है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से फ्रेम S1 के रिस्पेक्ट में मूव करता है। हम ये मान के चलते हैं यहां पर कि स्टार्टिंग में T1 और T2 इक्वल टू 0 है। मतलब फ्रेम S1 का जो स्टार्टिंग का टाइम है O1 और फ्रेम S2 का स्टार्टिंग का टाइम O2 जो है ये स्टार्टिंग में दोनों 0 है, कोइंसाइड है स्टार्टिंग पॉइंट में। अब हम ये मानते हैं कि जैसे लाइट का एक पल्स मूव करता है उसके अकॉर्डिंग ये भी मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब जो पॉइंट P दिया है इसके जो कोऑर्डिनेट है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस S1 के रिस्पेक्ट में जो इसका कोऑर्डिनेट है उसके हम कोऑर्डिनेट को लेंगे x1, y1, z1 और t1। ये हमने कोऑर्डिनेट ले लिया पॉइंट P का फ्रेम ऑफ रेफरेंस S1 के रिस्पेक्ट में। जबकि ऑब्जर्वर हम ये मान के चलते हैं कि O1 पर और O2 पर सिचुएटेड है। फिर पॉइंट P का फ्रेम ऑफ रेफरेंस S2 के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट होगा x2, y2, z2 और t2 है। ये 4 डायमेंशन कहलाता है। x y z 3 डायमेंशन कहलाता है और टाइम जो है ये 4 डायमेंशन कहलाता है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस S1 में जब हम देखेंगे तो जो लाइट की वेलोसिटी है जो c होगा उसको हम लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चूंकि यहाँ पर जो है ये ओरिजिन है और इसका जो पॉइंट होगा कितना होगा 0 0 0 0। अब इस पॉइंट का O1 से ये हम डिस्टेंस निकालेंगे OP। ये डिस्टेंस निकालेंगे OP। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, फिर रूट लगा देते हैं। चूंकि एक पॉइंट इसका 0 है तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x1 x1 स्क्वायर
x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। और चूंकि हमें डिस्टेंस देखना है तो इसमें हमने लगा दिया रूट। अब लाइट की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये डिस्टेंस हो गया और इसमें हमने जो टाइम लगा उस टाइम को हमने मान लिया कितना, t1। अब इस t1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो इसका रूट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t1 स्क्वायर इक्वल टू 0। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको हम साइड इधर चेंज कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब इसी तरह से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस S2 के रेस्पेक्ट में जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट हम कितना ले रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं, आप देख सकते हैं x2 y2 z2 और t2। ये जो फ्रेम S2 है इसके रिस्पेक्ट में मतलब ये कोऑर्डिनेट जाएगा, इसमें हम देखेंगे 0 से ये डिस्टेंस जाएगा, ये हम देखेंगे कि O2 से इसकी पोजीशन क्या है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग इसमें भी हो जाएगा आपका x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t2 स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब चूंकि ये जो फ्रेम S2 है ये फ्रेम S1 के एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बाई एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके कारण फ्रेम S1 और फ्रेम S2 का जो बाई और जेड कंपोनेंट होगा दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका y1 इक्वल टू y2, z1 इक्वल टू z2 हो जाएगा। जब इसमें हम पुट कर देंगे, इन दोनों में पुट कर देंगे तो कई सारी चीजें कैंसिल हो जाएगा और जो रिजल्ट बचेगा वो हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t2 स्क्वायर। ये आपका बच जाएगा क्योंकि x1 y1 z1 वाला पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब x1 और x2 के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको लॉरेंज ने एक कांस्टेंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया। उन्होंने ये बताया लॉरेंज ने कि जो x2 की पोजीशन होती है पॉइंट P का फ्रेम ऑफ रेफरेंस S2 के ये जो पॉइंट P है इसका S2 के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट हो उसको उन्होंने बताया कि x2 इक्वल टू λ1 x1 माइनस VT1। ये रिलेशन इन्होंने दिया लॉरेंज ने, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से उन्होंने रिलेशन दिया और ये बताया कि जो ये λ1 होता है ये x1 और t1 की कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट है। अब यदि हम फ्रेम S1 के रिस्पेक्ट में यदि हम देखना चाहें पॉइंट P का पोजीशन तो हम फ्रेम S1 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे x1 इक्वल टू λ2 x2 प्लस VT2। ये जो माइनस दिया है इस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। अब ये जो x2 की वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x1 λ2, x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा x1 माइनस VT1 प्लस VT2। ये हमने x2 की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर। अब λ2 इसके रेशियो में आ जाएगा तो ये हो जाएगा x1 अपॉन λ2 इक्वल टू, अब यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर λ1 भी होगा, ये होगा λ2 λ1 होगा। अब जब λ2 यहाँ इसके अपान में आ जाएगा तो ये बचेगा आपका λ1 x1 माइनस VT1 प्लस VT2, ये आपका एक्सप्रेशन बचेगा। इस इक्वेशन से हम VT2 की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि इस तरह से हो जाएगा VT2 इक्वल टू माइनस λ1 x1 माइनस VT1 प्लस x1 λ1 x1 अपान λ2।
यहाँ से हम T2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो V जो है इसके नीचे आ जाएगा और यहाँ इसके सेटिंग कर देंगे। अब इस तरह से आपको T2 की वैल्यू मिल गई है। इस T2 की वैल्यू को हम पुट करेंगे, इस T2 की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे और X2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ हमने जैसा कि बताया कि X2 और T2 की वैल्यू पुट कर, इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ X2 की वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ T2 की वैल्यू पुट कर दी। चूंकि स्क्वायर है इसलिए वहाँ पे स्क्वायरिंग करके वैल्यू पुट किया गया है। और इस इक्वेशन को जो हम सॉल्व करेंगे तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू इतना आएगा और यहाँ से जो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगा 1/√1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। ये लेमडा 1 की वैल्यू आ जाएगी। अब लेमडा 1 की वैल्यू को जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पर जो हम लेमडा 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो X2 की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ जब लेमडा 2 वैल्यू पुट करेंगे तो X1 की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि लेमडा 1 और लेमडा 2 की वैल्यू सिमिलर होगा तो इस तरह से जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा X2 इक्वल टू X1 माइनस VT1 अपॉन √1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। ये फाइनल रिजल्ट आ गया। अब इसी तरह से हमें ये जो X2 की वैल्यू है, इस X2 की वैल्यू को जो हम T2 में पुट करेंगे तो ये T2 इक्वल टू हो जाएगा, बिल्कुल फाइनल रिजल्ट बता रहे हैं हम, T1 माइनस VX1 अपॉन C स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। ये T2 की वैल्यू हो जाएगी। ये जो दोनों इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये स्पेस और टाइम के लिए लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें ये देखा गया है कि जो y1 और y2 की वैल्यू हो और z1 z2 की वैल्यू है वो सेम है। तो यहाँ हमने X2 और T2 की वैल्यू कैलकुलेट किया। इसी तरह हम चाहें तो X1 और T1 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस करना ये होगा कि जो X2 में माइनस भी है वहाँ पे हमें प्लस भी करना पड़ेगा। तो X1 इक्वल टू हो जाएगा X2, X1 की जगह X2 लिखेंगे, X2 की जगह X1 लिखेंगे और V की जगह माइनस भी। तो जैसे यहाँ है X2 की जगह X1 लिखेंगे, यहाँ X1 की जगह X2 लिखेंगे और यहाँ माइनस की जगह हम प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा X1 इक्वल टू X2 प्लस VT2 अपॉन 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। ये X1 की वैल्यू आ जाएगी और T1 की वैल्यू भी इसी तरह से हो जाएगा T2 प्लस VX2 अपॉन C स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। तो ये जो दोनों इक्वेशन है ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। X1 और T1 ये इन्वर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं स्पेस और टाइम के लिए। और जो ये दोनों इक्वेशन होते हैं, ये दोनों इक्वेशन जो है ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं। ये दोनों इक्वेशन जो है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशन डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोग देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।